तो साथियों, वुडवर्थ महोदय ने विकास को परिभाषित करते हुए ये कहा कि एक बालक का विकास वातावरण और वंशक्रम दोनों का गुणनफल होता है। अब हम यहाँ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शिशु के विकास को वातावरण प्रभावित करता है, कैसे एक शिशु के विकास को वंश क्रम प्रभावित करता है। तो अगर हम पहले देखें कि एक बालक के जन्म एवं उसके विकास को उसका वंश क्रम कैसे प्रभावित करता है, वंश क्रम की क्या भूमिका रहती है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, वंश क्रम का सीधा सा अर्थ होता है माता पिता के द्वारा गुणों का अपने बच्चों में स्थानांतरण होना। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक शिशु में उसके माता पिता के गुण, उसके माता पिता में उनके माता पिता के गुण, ये जो क्रम चलता रहता है, इसी सिलसिले को हम क्या कहते हैं? वंश क्रम कहते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है, एक माता और एक पिता का जो परस्पर सहयोग होता है, उस सहयोग से माता और पिता के जो गुण सूत्र होते हैं, गुण सूत्र क्या होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मानव शरीर जो होता है वो अरबों कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हमारा जो शरीर है वो ऐसी अरबों कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक कोशिका के अंदर गुण सूत्र पाए जाते हैं। अगर हम मानव कोशिका की बात करें तो एक मानव कोशिका में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। ये जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये मनोविज्ञान से संबंधित भी है और विज्ञान से संबंधित भी है। एक मानव कोशिका में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, ये प्रश्न अगर आता है तो उसका सही जवाब होगा 46 गुणसूत्र। मानव कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यही प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि एक मानव कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब होगा 23 जोड़ी। साथियों, जब एक माता और एक पिता परस्पर सहयोग करते हैं तो एक माता का अर्धकोश यानी 46 का आधा जो हो जाएगा, 23 गुणसूत्र माता की ओर से आते हैं और अर्धकोश यानी 23 गुणसूत्र पिता की ओर से आते हैं। इस प्रकार से 23 और 23 मिलाकर 46 गुणसूत्र बनते हैं और इन 46 गुणसूत्रों से एक कोशिका का निर्माण होता है और इसी एक कोशिका से मानव शरीर की शुरुआत होती है। इसी एक कोशिका से आगे बढ़कर हमारा ये शरीर जो है ये बनता है। तो इस प्रकार से माता और पिता दोनों की ओर से अर्धकोश 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र यानी एक संयुक्त कोश बनता है और इसी संयुक्त कोश को एक नाम से जाना जाता है और ये नाम है जायगोट। इसे जायगोट कहा जाता है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया था, मानव की जो जीवन की शुरुआत होती है वो होती है, और ऑप्शन में था अर्धकोश, एक कोशिका से, 2 कोशिका से और बहुकोशिका से, और उसका सही जवाब था एक कोशिका से, क्योंकि अर्धकोश माता से, अर्धकोश पिता से, इस प्रकार से दोनों मिलकर एक कोशिका के रूप में जीव की शुरुआत होती है। ये जो एक कोशिकीय जो आकृति है साथियों, सुई की नोक के बराबर ये आकृति होती है और इसे जायगोट कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे।
इसके बाद एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण में, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस तरीके से वंश क्रम पर निर्भर करता है। साथियों, यहां से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रश्न अगर ये आता है कि एक मानव कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक मानव कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और ऑप्शन है हमारे पास में 42, 44, 46 या 2। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर हम एक मानव कोशिका की बात करें, एक मानव कोशिका जिसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं। ये 44 गुणसूत्र जो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, इनके माध्यम से हमारे शरीर की बनावट बनती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। जबकि शेष 2 गुणसूत्र, या जिसे हम कहें एक गुणसूत्र युग्म, एक जोड़ा, उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। और ये एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र जो कि प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, ये शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। तो प्रश्न जब एग्जाम में आए तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। प्रश्न वो पूछ सकता है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो उसका जवाब होगा 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। मानव कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या, तो इसका सही जवाब होगा 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े। और तीसरा, लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 या 1 जोड़ा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका होती है। एक शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। माता पर, पिता पर, दोनों पर, या कुछ भी संभव है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा पिता पर। किस तरीके से, उसे आके हम समझते हैं। देखिए, माता के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे हम दर्शाते हैं XX से, और पिता के गुणसूत्र को हम दर्शाते हैं XY से। जब माता और पिता का संयोग होता है तो 4 स्थितियां संभव है। 4 स्थिति कौन कौन सी? XX, माता का X, पिता का X। दूसरी स्थिति, माता का फिर से X और पिता का X। तीसरी स्थिति, इधर से पहला X इधर से Y। और चौथी स्थिति, इधर से दूसरा X और इधर से Y। इस प्रकार से 4 स्थितियों में हम देख पा रहे हैं, पहली 2 स्थिति में XX XX बन रहा है, और पीछे की 2 स्थिति में XY XY बन रहा है। तो निश्चित तौर से पहली 2 स्थिति में शिशु बालिका होगी, जबकि पीछे की दोनों स्थितियों में शिशु बालक होगा। तो एक तो प्रश्न यहीं से जनरेट हो गया कि बालक या बालिका के होने की संभावना कितनी है। तो दोनों की संभावना बराबर है, 50-50%। एक प्रश्न आया था और बहुत ही शानदार प्रश्न था। प्रश्न ये था, एक शिशु बालिका के होने के लिए आवश्यक है, एक शिशु बालिका के होने के लिए आवश्यक है 2 लंबे गुणसूत्र, 2 बौने गुणसूत्र, 1 लंबा 1 बौना गुणसूत्र, या सभी संभव है। ये प्रश्न आया था और बहुत ही शानदार सवाल है।
शिशु बालिका के लिए इनमें से क्या होना जरूरी है? और इसका सही जवाब है दोनों लंबे गुणसूत्र। कई साथी ये सोच रहे होंगे कि बालिकाएं बालकों के लिहाज से छोटी होती है लंबाई में, इसलिए शायद उनके गुणसूत्र भी छोटे होने चाहिए, बौने होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग नोट कीजिए कि जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र होता है वो लंबा गुणसूत्र होता है, जबकि वाई गुणसूत्र बौना होता है। याद कैसे रखेंगे? तो अगर आप वाई के सिंबल को देखोगे तो वाई का जो एक डंडा है ना वो छोटा सा है, बौना सा है। एक्स के दोनों डंडे लंबे हैं, जबकि वाई का एक डंडा कैसा है? बौना है। इसलिए वाई बौने गुणसूत्र माने जाते हैं, ध्यान रखें। यानी एक शिशु बालिका है तो उसके लिए एक लंबा गुणसूत्र और एक और लंबा गुणसूत्र होना चाहिए, यानी दोनों लंबे गुणसूत्र। जबकि बालक शिशु के लिए एक लंबा गुणसूत्र और एक बौने गुणसूत्र का होना जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंश क्रम से शारीरिक स्वास्थ्य, रंग रूप, मानसिकता, संरचना, परिपक्वता का विकास, कार्य, व्यवहार, व्यवसाय। तो साथियों, हमने ये डिस्कस किया किस तरीके से वंश क्रम एक शिशु के विकास को प्रभावित करता है, किस तरीके से एक शिशु के लिंग निर्धारण को वंश क्रम निर्धारित करता है। अब हम बात करेंगे बालक के विकास को वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है। वातावरण होता क्या है, इसको परिभाषित किया है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, और हम उन 3 परिभाषाओं को समझने वाले हैं जो वातावरण से संबंधित है और जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है। पहली परिभाषा कुछ इस तरह से दी गई है: वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हैं एवं जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे चारों ओर है वही वातावरण है, लेकिन ये जो परिभाषा दी गई है कि वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, ये परिभाषा किसने दी है ये हमें समझ में आना चाहिए। साथियों, इनको याद करने के तरीके हम किसी न किसी तरीके से इनको लिंक करेंगे ताकि हमें ये लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए, आप में से बहुत सारे साथी जिम जाते होंगे और वहां पर आप लोग चारों तरफ से मशीनों से घिरे रहते हो, तो उस माहौल को आप यहां पे फील कीजिए। वे सभी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? वो सारे यंत्र तंत्र जो आपको जिम के अंदर चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। तो यही हमारी परिभाषा है, वे सभी वस्तुएं जो चारों ओर से घेरे हैं एवं जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। ये परिभाषा दी है जिम्बर्ट महोदय ने। ये परिभाषा दी गई है जिम्बर्ट महोदय के द्वारा। दूसरी जो परिभाषा है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो यहां से कीवर्ड रहेगा बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति, और जिस व्यक्ति में बाह्य शक्ति आ जाए वो दुनिया का बॉस बन जाएगा। बॉस, और बॉस से याद रखेंगे रॉस। तो ये जो 2 नंबर की डेफिनेशन है, वातावरण बाह्य शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करती है, ये डेफिनेशन दी गई है रॉस महोदय के द्वारा। नंबर 3 पे जो डेफिनेशन आती है वो आती है, वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं।
वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं उसे हम वातावरण कहते हैं। और ये डेफिनेशन दी गई है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। इस तरीके से वातावरण क्या होता है उसे समझना जरूरी था। वातावरण किसे कहते हैं, इससे संबंधित 3 परिभाषाएं जिम्बर्ट महोदय की, रॉस महोदय की और वुडवर्थ महोदय की हमने समझी। ये तीनों हमें याद होनी चाहिए क्योंकि तीनों ही परिभाषाएं अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अब साथियों, हम जिस वातावरण की बात कर रहे हैं उस वातावरण की कौन कौन से वो अंग है जो एक शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम उनकी 1 बाय 1 बात करें तो वो जन्म स्थान हो सकता है। एक शिशु कहाँ जन्म ले रहा है, भारत में जन्म ले रहा है, अफ्रीका में जन्म ले रहा है, रूस में जन्म ले रहा है, वो स्थान उसको प्रभावित करता है। जन्म क्रम, एक ही माता पिता के अगर बच्चे हो रहे हैं तो उन बच्चों का क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः से माना जाता है कि पहले और अंतिम के बीच वाले बच्चों का जो विकास है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। पोषण, निश्चित तौर पे एक शिशु को उसका पोषण भी प्रभावित करता है। खाना पीना, किस प्रकार के आहार वो ले रहा है, कितनी शुद्धता के साथ ले रहा है, वो भी उसको प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण, जिस परिवार में बच्चा है उसका वातावरण कैसा है, उन लोगों का परस्पर तालमेल कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो भी उस बच्चे को निश्चित तौर से प्रभावित करेगा। उसके सामाजिक गुण, नैतिक गुणों को निश्चित तौर पे बहुत अधिकता से प्रभावित करने वाला ये कारक है। विद्यालय का वातावरण, साथ में खेल का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे का जो सबसे अधिक जो सामाजिक विकास होता है वो खेल के मैदान से ही होता है। साथियों, मित्र मंडली, संगति का असर होता है। एक शिशु की संगति कैसे है, उसके साथी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो भी उसको प्रभावित करते हैं। और एक बहुत ही शानदार इसका कारक है समुद्र तल से दूरी। जैसे जैसे समुद्र तल से दूरी बढ़ती है, माना जाता है वैसे वैसे विकास अच्छा होता है। साथ ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भौगोलिक वातावरण। और ये प्रश्न अभी हाल ही में आया था एक परीक्षा में कि अगर हम भौगोलिक वातावरण की बात करें, जैसे मरुस्थल, मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, भूमध्य रेखा, अगर हम इन सब की बात करें तो सबसे अधिक बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो शिशु का विकास होता है वो मरुस्थल में होता है। और ये प्रश्न हाल ही में एक एग्जाम में आया है। मरुस्थल के अंदर चूंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है और व्यक्ति के आमने सामने आसपास जितना अधिक संघर्ष होता है उसका विकास उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार से साथियों, हमने पहले समझा कि वंश क्रम का क्या प्रभाव रहता है, उसके बाद हमने समझा वातावरण क्या होता है और वातावरण के वो कौन से कारक है जो एक शिशु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित सिद्धांत। कौन कौन से वो सिद्धांत? 3, 2, 1, jump!